नमस्कार। न्यूज स्टेशन के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज एक विशेष कार्यक्रम सिद्धार्थ जी के साथ हम कर रहे हैं आज मौसम पर बात। तो सिद्धार्थ जी बहुत बहुत स्वागत है। मौसम आजकल सारे देश में कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं बारिश हो रही है, कहीं पहाड़ दरक रहे हैं, कहीं बादल फट रहे हैं। आखिर मतलब हो क्या रहा है? सचिन, इस बार का मानसून जैसा वैसे तो कहें तो हर बार का मानसून एकदम अलग होता है। कोई दो मानसून एक जैसे नहीं होते। बड़ी सीधी सी बात है। हालांकि बहुत से लोग कहेंगे, मौसम विभाग कहता है कि 4 महीने जो है मानसून के हैं। तो 4 महीने जून से लेकर जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, इन 4 महीनों को मानसून का महीना कहा जाता है। अपने भारतीय कल्चर की बात करें तो उसमें भी जो है चातुर्मास का कॉन्सेप्ट है और ये कॉन्सेप्ट वहीं से आया है, ये कहा जा सकता है। क्योंकि जब पहल अंग्रेज इस देश पर काबिज हुए तो उनको जो है सबसे ज्यादा असर पड़ता था कि आखिरकार जो कोलकाता का जो जगह है, वहां पर जो बंदरगाह है, उसमें कैसे माल लेकर आए, वहां से कैसे उनका व्यापार जो है चले। तो उसके लिए उन्होंने एक तरीके से तापमान रखने, किस तरीके से बारिश हो रही है और कब मानसून आता है, इस पर जो है उन्होंने शुरुआत की। और वो शुरुआत चूंकि अंग्रेजों ने की थी तो बहुत सी चीजें ऐसी थी जो उनको अवेलेबल थी। तो यहाँ पर भारत में और एक जगह जो है, दूसरी जगह जो ऑब्जर्वेटरी बनाई गई वो डार्विन में बनाई गई, यानी ऑस्ट्रेलिया में। तो उन दोनों का जो डेटा था उनको मैच कराना, प्लस उनकी, चूंकि कहा जाता है कि जो ब्रिटिश साम्राज्य था, आधी दुनिया उनके कब्जे में थी, सूरज डूबता नहीं था, वाली स्थिति थी। तो दुनिया भर में किस तरीके से मौसम बदल रहा है, क्या क्या चीजें हैं, उन पर उनकी नजर थी। क्योंकि साइंस भी बड़ी तेजी से तरक्की कर रहा था, दुनिया को यह भी पता चल रहा था कि जो अर्थ है वो लिविंग प्लेनेट है, यानी जिंदा ग्रह है। ये ऐसा नहीं है कि यहाँ कुछ होता नहीं है, और मौसम उसका एक तरीके से एस्पेक्ट है। तो मानसून की जो रीडिंग की गई, किस तरीके से कब शुरू होता है, कहाँ आएगा, कितना, तो प्रेडिक्शन देने शुरू की गई। यानी आईएमडी की बात करें तो 150 साल से ज्यादा हो चुका है इसको। तो 150 साल पुराना यह संगठन है, और ये एक तरीके से संगठन क्या, एक संस्था जिसको हम कह सकते हैं, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन है, जिसने, हम यहाँ पर आपको बता दें, मानसून सिर्फ भारत का फीचर नहीं है। अगर हम बोलते हैं भारत का, तो सिर्फ भारत का नहीं है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये एक तरीके से पूरी दुनिया का फिनोमेना है। ये शुरुआत होती है, आप सोचिए कहाँ से होती है, लैटिन अमेरिका से। इसका यानी इसका बटन या ट्रिगर इसका वहां से, और विषुवत रेखा से हवाएं चलती हैं, और ये हवाएं चलकर कहाँ पहुंचती हैं, अफ्रीका पहुंचती हैं, और अफ्रीका का जो कोस्टल इलाका है इथोपिया का, वहां से टकराती हैं, और फिर वहां से मुड़ती हैं हवाएं, मुड़कर क्या है, अरब सागर में आती हैं, अरब सागर से फिर एक रास्ता लेती हैं और कहीं ना कहीं वेस्टर्न घाट से टकराती हैं, और फिर सबसे पहले जो मुख्य भूमि पर जब पहुंचता है मानसून, तो उसको हम कह सकते हैं तिरुवनंतपुरम, यानी केरल में सबसे पहले जो लैंड ऑफ द मानसून केरल को कहते हैं। तो ये तो हो गया एक इतिहास, कैसे होता है, क्या होता है। तो इसमें कई फैक्टर्स होते हैं, एन फैक्टर्स होते हैं जो मानसून को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। अब मैंने एक बात कही कि सिर्फ इंडिया ही नहीं, दूसरे देश भी हैं जहां पर ये मानसून पहुंचता है। तो इथोपिया है, इथोपिया में मानसून पहुंचता है। इसके अलावा भारत है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, तमाम ये देश हैं जितना, इन सब जगह पर मानसून की झमाझम बारिश होती है। कभी किन्हीं सालों में कम, किन्हीं सालों में ज्यादा। अब उसके लिए ढूंढा जा रहा था क्या क्या फैक्टर है, कहाँ से क्या फर्क पड़ता है। तो जब आपने जो पहले हम सुना करते थे कि एक झड़ी लग गई, जैसे 15-15 दिन तक बारिश हो ही जा रही है, तो वो फिनोमेना तो अब नहीं बचा है। अब अगर बारिश होती है तो जैसे पिछले साल आप देखिए बारिश हुई, लेकिन उतनी नहीं पड़ी। इस बार क्या हुआ कि इस बार थोड़ा सा मानसून ज्यादा लंबे वक्त तक टिका हुआ है, और जब जैसे ही थोड़ा सा लंबा वक्त होता है मानसून का, और वैसे ही हम सुनते हैं कि यहाँ बाढ़ शुरू हो जा रही है, हिमाचल में बाढ़ शुरू हो जा रही है। अब सोचिए हिमाचल जैसी जगह में, पंजाब जैसी जगह में मतलब इतना पानी आ जाता है, और फिर बादल फटने की तो घटना है। तो ये क्या मतलब मौसम का वो चेंज हो गया है, उसका टाइम चेंज हो गया है, टाइम पीरियड एक्सटेंड हो गया है, तो वो क्या, वो सब क्यों हो रहा है?
अगर हुआ तो? सचिन, ये कहना कि टाइम पीरियड एक्सटेंड हो गया है या कुछ चीजें ऐसी हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए, ये कहना सही नहीं होगा। क्यों? इसके पीछे वजह है। जैसे हम जिस इलाके में रहते हैं, तराई का इलाका है, जहाँ हमारा बर्थ प्लेस है, अगर हम उसकी बात करें लखीमपुर खीरी, तो लखीमपुर खीरी तराई का इलाका है। और अगर आप चले जाएं, जो एवरेस्ट पर जिसने सबसे पहले फतेह हासिल की थी, जो सबसे पहले एवरेस्ट पर चढ़ा था, जो आधुनिक रिकॉर्ड की अगर हम बात करें, तो कौन थे? 2 ही लोग थे, एडमंड हिलेरी और तेनसिंग नोरगे। तो जब उन्होंने अपनी शुरुआत की कि हमको जो है एवरेस्ट पर चढ़ना है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना है, तो उन्होंने पूरा का पूरा कैसे जाएं, कैसे आगे बढ़ें, तो यहाँ तराई से होते हुए वो नेपाल में दाखिल हुए। तो उस टाइम का उन्होंने वर्णन किया है कि मानसून का टाइम था, किस तरीके से नदियां उफान पर थीं और बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। इतनी बारिश उन्होंने जिंदगी में नहीं देखी थी। और पूरे के पूरे तराई से लेकर ऊपर तक फिर रास्ते में उन्होंने अपना अभियान छोड़ दिया और फिर वापस जो है गए और फिर तैयारी की। फिर जब आए तब इतिहास है क्या हुआ। तो उसमें अब उन्होंने अपने पूरे विवरण लिखा हुआ है, एक चीज लिखी हुई है। तो इसका मतलब हुआ कि बारिश आज ही इतनी ज्यादा नहीं हो रही, पहले से होती थी। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि फर्स्ट टाइम। दूसरी बात यह है कि जब हम बात करते हैं कि तराई का इलाका पहले क्या होता था, एक तरीके से कहीं ना कहीं बैरियर था। कैसा बैरियर? ऊपर पहाड़ों से जो पानी आता था वो तराई के इलाके में दलदल इलाका था, गांजर का इलाका बोलते थे। अगर आप इतिहास में जाएं तो एक लड़ाई भी बोली जाती, गांजर की लड़ाई। तो उस इलाके में आगे बढ़ पाना मुश्किल होता था, घने जंगल थे, क्योंकि पूरा का पूरा हिमालयन फुटेल, पानी की कमी नहीं, नदियां ढेर सारी, तो जगह जगह आपको जंगल ही जंगल। तो जंगल क्या होता है? आपके यहाँ पढ़ाया जाता है कि भगवान शंकर की जटाओं में गंगा को रोक लिया। जटाएं क्या है? जटाएं मतलब बाल, जंगल का इलाका। आपके सर पर बाल मतलब पहाड़ पे जो बाल होते हैं वो क्या है? वृक्ष है। तो उनमें जो है गंगा को एक तरीके से थाम लिया, क्योंकि गंगा अगर बड़ी तेजी से चलती है तो यह है कि विनाश होता। तो इस कॉन्सेप्ट को अगर आप सिंपल साइंस के हिसाब से समझना चाहें तो क्या है कि पहाड़, हिमालय की अगर हम बात करें तो भुरभुरी चट्टाने हैं, सेडिमेंटेशन है, तमाम तरीके की चीजें हैं और बहुत वेरिएशन है हिमालय में। केवल एक सेंटेंस में कोई कह दे कि ऐसा हिमालय है, उसको नहीं कर सकते, जनरलाइज नहीं कर सकते। तो अब हिमालय में क्या था पहले, इतनी ज्यादा लोग नहीं थे, इतनी ज्यादा हम कह सकते हैं हमारा दखल नहीं था। तो होता क्या था, ऊपर बारिश हुई, नदियों में आई, नीचे दलदल है, नदियां हैं, तो वो इम्पैक्ट उस तरीके का नहीं रहता था। हमारे इलाके में जहां हम तराई में रहते थे, वहां हमारी माता जी बताती थी कि एक वक्त होता था कि 6 महीना इलाका ही बंद हो गया। बारिश शुरू हुई मई में, हाँ, मई से बारिश शुरू होती थी, जिसको प्री मानसून बोलते हैं। और मई से जून कब शुरू हुआ, जून में मानसून कब आया, आप फर्क नहीं कर सकते थे कि ये बारिश और उस बारिश में क्या फर्क है। मानसून और प्री मानसून में आप फर्क नहीं कर पाओगे। लेकिन आज की तारीख में क्या होता है, जब मानसून नहीं आता उससे पहले की बारिश को आप प्री मानसून कहते हैं। तो वो आप फर्क महसूस कर सकते हो कि हाँ, बारिश उतनी ज्यादा नहीं हो रही, कम हो रही है। और मानसून में जो बारिश आती थी उसमें क्या होता था, सावन के महीने की जब हम बात करते हैं तो उस पूरे इलाके में, पूरे हिंदुस्तान की अगर हम बात करें, अब चीजें, कल्चर सब बदल चुकी है। पहले क्या होता था, गुड़िया, तिजिया, नाग पंचमी, इस तरीके के तमाम त्योहार जो है थे आपके यहाँ, जिनमें क्या होता था, चूंकि बारिश चल रही है तो किसान के पास काम ही नहीं है, कुछ काम है तो निकाई का काम है, गुड़ाई का काम होता नहीं है, तो किसान एकदम खाली होता था। तो क्या करता था, रामचरितमानस पढ़ रहा है या कहीं पर आल्हखंड चल रहा है, आल्हा मुगल की लड़ाई, ये बड़ी आम बात होती थी। दूसरा क्या होता था कि जब आप किसी जगह पर बैठते हो, ये तो मुझे अपने बचपन का याद है, किसी चिड़िया को किसी ने रंग दिया, हम लोगों ने पकड़ के, उस चिड़िया को हम पहचानते थे कि ये चिड़िया जो है ये हमारी चिड़िया है। उस चिड़िया ने बच्चे दिए, अंडे दिए, अपना अंडे से बच्चे निकले, बच्चे से वो बड़ा फिर से चिड़िया बन गया। ये पूरा का पूरा पीरियड हम बारिश में देखते थे। मतलब बारिश हो रही है, धीमे धीमे छिपे छिपे चल रहा है, कपड़े नहीं सूखते थे। मतलब आप सोचो, एक स्थिति ये थी कि आपका जो चादर, गद्दा, इन सब से एक अलग तरीके की स्मेल आने लगती थी, इतना ही लगती थी, धूप ही नहीं है। आज जैसी स्थिति नहीं थी कि आपका बिजली है, तमाम चीजें, सुविधाएं हैं,
तब ऐसा नहीं होता था। तब लोगों के छप्पर होते थे या जिनके पक्के मकान थे, जैसे हम लोगों का एक अपना सन 75 का बना हुआ मकान था। तो लेकिन आसपास का जो गांव था, लोग थे, वो पता चला बैठते थे, अपने ताश खेल रहा है, कोई जो है आलखंड चल रही है, तो मतलब उनको पता था कि ये सीजन जो है बरसात का है, इसमें कहीं नहीं जाना। चातुर्मास में क्या होता था, लोग अपने घरों में रहते थे। कोई सन्यासी है या कोई, चाहे हम महात्मा बुद्ध की बात करें, तो वो चातुर्मास के दौरान कहीं जाते नहीं थे। जैन जितने बड़े साधु होते थे, उनका भी यही होता है, चातुर्मास में वो अपनी एक जगह पर रहते, खान पान का बड़ा ध्यान देते। तो इस तरीके की चीजें थी, लोगों के कल्चर में था, लोगों की अपनी समझ में था कि ये मानसून का सीजन से जुड़ा हुआ था कि ये मानसून का सीजन है, हमें नदी नहीं पार करनी। हाँ, क्योंकि खतरा है उसमें, ये फलानी चीज है, इसमें ये नहीं करना है। अब उसको रिचुअल से जोड़ दिया गया, बहुत सी चीजें। भाई हर आदमी को समझाना कि भाई ये साइंस है, फलाना है, ढंग का, ये आसान नहीं होता है। तो इसमें तरीका क्या है कि उसको एक तरीके से रिचुअल से जोड़ दिया कि भाई ऐसा सारे त्योहार उस हिसाब से, मानसून के हिसाब से बना दिए गए। प्लस क्या है कि मानसून की समझ की अगर हम बात करें तो भारत से पहले मानसून की समझ किसी के पास नहीं, क्योंकि कालिदास का मेघदूतम, वो तो पूरा का पूरा आपका मानसून का पास बताता है कि कैसे वो जो यक्ष है बताता है कि ये बादल चले जाइए यक्षिणी के पास और ऐसे ऐसे जाना, ऐसी जगह जाना और ऐसे पहुंचना, क्योंकि शापित यक्ष होता है जो कहानी है, और यक्षिणी से दूर होता है तो बादलों का सहारा लेता है अपनी बात पहुंचाने के लिए। तो वो पूरा का पूरा कालिदास ने जो रास्ता बताया है उसको, उस जगह जाना, फिर उस जगह जाना, वहां ये मिलेगा, इस तरीके का वर्णन है, यानी सुंदर वर्णन है जिसको कोई भी किसी भी भारतीय को पढ़ना चाहिए। तो वो मानसून के पाथ को बिल्कुल वैसा ही बताता है जो 18वीं 19वीं शताब्दी में जो वैज्ञानिकों ने खोजा। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ऐसा। और प्लस क्या है, आपके यहाँ जो पूरा का पूरा जो कैलेंडर है, कैलेंडर की अगर हम बात करें तो वो लूनी सोलर है। लूनी सोलर का मतलब हुआ कि हमारा ऐसा कैलेंडर जो चंद्रमा और सूरज दोनों की गतियों पर आधारित है। दुनिया में ऐसा कोई भी कैलेंडर किसी भी कल्चर का नहीं हुआ करता था, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। और उसकी एक्यूरेसी की अगर हम बात करें तो उसमें हर बार एक जिसको बोलते हैं ना कि मलमास या 4 साल बाद जो होता है, या लॉन मास, तो वो कॉन्सेप्ट भी उसके अंदर था। क्यों? क्योंकि आपका जो बेसिक चीजें थी वो एस्ट्रोनॉमी से जुड़ी हुई थी, जिसको हम एस्ट्रोलॉजी बाद में बोलते हैं, उसका फलित पार्ट एस्ट्रोलॉजी बोला जाता है, और जबकि साइंटिफिक पार्ट एस्ट्रोनॉमी था। तो एस्ट्रोनॉमिकल चीजों को, इवेंट्स को जोड़कर, प्लस क्या एक बहुत बड़ी मजेदार सी चीज है अपने यहाँ जिसकी कल्चर के अंदर, कि जो आपके यहाँ जिसको बोलते हैं ना पत्रा, या एक तरीके से जिसको अगर हम बोले उसमें पंचांग जिसको बोलते हैं, पंचांग में इस बात का जिक्र होता था कि इस बार मानसून कैसा रहेगा। आप जानकर आश्चर्य होगा, अभी भी वो लोग वैसे बताते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं इस बार कैसा मानसून रहेगा। प्लस क्या है, अपने यहाँ जो बारिश होती थी उसको नक्षत्र के आधार पर, कि मघा नक्षत्र, हथिया नक्षत्र, फलाना नक्षत्र, इसमें जो है पता है चिड़िया नक्षत्र, या जो भी है अपना कि साहब इसमें पानी ऐसे से गिरेगा, इसमें जो हथिया में मोटी मोटी बूंदें गिरेंगी। तो उन्होंने पूरा प्रेडिक्शन उसके आधार पर, क्योंकि आज भी अगर आप साइंस की बात करोगे तो मौसम जो है परफेक्ट साइंस नहीं है कि मौसम में आप कह दें कि ये बादल दिखाए और इतनी बारिश दे देगा, कोई भी दुनिया का साइंटिस्ट नहीं कह सकता, क्योंकि हो सकता है जो आप सोच रहे हो कि इतने प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, उतना प्रेसिपिटेशन नहीं हुआ, पता है 40 सेंटीमीटर हुआ, आपने 40 बोला था। तो ये जो एक तरीके से अनिश्चितता है वो मानसून के साथ है, और उसमें कई फैक्टर हैं जो एकदम सीधा सीधा कनेक्ट करते हैं, जैसे अल्नीनो को माना जाता है कि हाँ ये जो है मानसून को एक तरीके से निगेटिव तरीके से वो करता है, इम्पैक्ट करता है। लानीना नाम सुना होगा लोगों ने, लानीना, अल्नीनो। अब बहुत से लोग सोचेंगे ये क्या चीज है, कैसे ये कौन सी चीज हो गई, कौन सी बला है जो कह रही मानसून से जुड़ता है। तो सचिन आपको जान के आश्चर्य होगा जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे कि मानसून कहाँ से शुरू होता है, उसका ट्रिगर कहाँ से होता है, वो चिली के पास का जो प्रशांत महासागर है, यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर, वहां से ट्रिगर होता है। अब आप सोचोगे कैसे होता है, क्योंकि पूरा धरती जो है एक तरीके से एक प्लेनेट है ये, और इसमें विषुवत रेखा या हम कहते हैं जिसको यानी भूमध्य रेखा जिसको आप बोलते हैं, वहां पर सूरज की सबसे ज्यादा गर्मी गिरती है, सीधा सीधा। और
वहां क्या है कि वो जो वहां से पानी जो गर्म होता है वो आसपास के इलाकों में जाता है, मतलब समंदर में ही एक तरीके से हम कह सकते हैं पानी वहां से, चूंकि आपने पढ़ा ही होगा, गर्म पानी जो है वो हल्का होता है ऊपर जाएगा और जो ठंडा होता है वो नीचे, तो इनका आपस में एक तरीके से इंजन बन जाता है, यानी कोई ऊपर जा रहा है कोई नीचे जा रहा है, उसी से समुद्री धाराएं बनती। तो ये जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, और ऐसा नहीं वहां से चला और सीधा नॉर्थ पोल चला गया, नहीं, अगले अक्षांश पर पहुंचेगा, वहां से फिर उसको मौसम कुछ और मिलेगा, उसके बाद कुछ और मिलेगा, इस तरीके की चीजें होती। तो जो विषुवत रेखा पर पैसिफिक में जो टेम्परेचर है, जो गर्मी है, उसके आधार पर ये प्रेडिक्ट करना कि यहाँ पर क्या होगा। अगर वो पानी जो है सामान्य से ज्यादा गर्म है तो क्या हो जाता है वो, तो उसको क्या बोलेंगे, अल नीनो। अच्छा, और अगर सामान्य से नीचे है, जो ठंडा है पानी है, तो उसको बोलेंगे लानीना। अब लानीना, अब इसको स्पेनिश वर्ड है बेसिकली, तो एक को बोलते हैं कि चाइल्ड ऑफ क्राइस्ट, यानी एक को बोलेंगे बेटी है, ठीक है, लानीना बेटी है, अच्छा, और अल नीनो जो है बेटा है, ठीक है। ये मतलब चूंकि जो स्पेनिश थे वहां पर चिली और इन सब जगहों पर काबिज हुए, वहां की संस्कृति को एक तरीके से नष्ट कर दिया उन्होंने, जो वहां ओरिजिनल लोग थे उनको नष्ट कर दिया। लेकिन ये सब कॉन्सेप्ट उनकी कल्चर में भी थे, जो वहां पर ओरिजिनल रहने वाले थे उनकी कल्चर में, क्योंकि उनको पता था, जिसको आज हम पुराणिक या उस तरीके की चीजें कहते हैं, वो उनकी जिंदगी थी, उनका साइंस था। तो उनको मालूम था कि यहाँ पर जब ये ठंडा होगा तो क्या होगा, इस इलाके में किस तरीके की स्थिति बनेगी, यहाँ पर सूखा पड़ जाएगा, जो कि यहाँ ठंडा इधर है तो हवा इधर से उधर नहीं जाएगी, उधर से इधर आएगी। अब समंदर की बजाय जमीन से हवा आ रही तो क्या करेगी, वो सूखी हवा होगी, बारिश देगी नहीं। और जब अल नीनो होगा तो क्या करेगा, यहां से लैटिन अमेरिका की तरफ चलेगी या अमेरिका की तरफ चलेगी हवा, वहां बारिश ज्यादा देगी। तो अल नीनो अमेरिका के लिए अच्छा है, लेकिन ला नीना भारत के लिए अच्छा है। लेकिन सिर्फ उसी पर बेस्ड नहीं है, इसके अलावा और भी चीजें हैं, जिसे इंडियन ओशन डाइपोल बोलते हैं। इसके अलावा और भी फैक्टर हैं, धरती यहाँ जो भारत में कितनी गर्मी पड़ी, हालांकि इसको अब फैक्टर नहीं माना जाता है। तिब्बतन हाई, तिब्बत में कितना क्या है, रसिया में कितनी बर्फ गिरी, साइबेरिया, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, इन सब का कैलकुलेशन एक पूरा मॉडल होता है, जिसके आधार पर ये प्रेडिक्शन दिया जाता है इस बार मानसून कैसा रहेगा। तो इस बार के मानसून के लिए जो कहा गया था, इस बार मानसून सामान्य से ज्यादा है। इस बार के मानसून की बात मौसम विभाग ने भविष्यवाणी जारी की, टाइम पर मानसून आया और उसके बाद बारिश लगातार ज्यादा है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बता दूं, अब तक जो बारिश हुई है मानसून की, वो सामान्य से 6% ज्यादा है, यानी 100% होनी चाहिए तो 106% बारिश हो चुकी है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उत्तर पश्चिम भारत, जिसमें दिल्ली भी शामिल है, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, ये सारे शामिल हैं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तो यहाँ पर जो बारिश हुई है सामान्य से 24% ज्यादा है। अच्छा, इस एरिया में थोड़ी और ज्यादा बारिश पड़ी। लेकिन बारिश में कमी है जहां पर वो पूर्वोत्तर भारत और पूर्वी भारत, वहां पर कमी है, सामान्य से कम है। बाकी जगहों पर चाहे दक्षिण भारत हो या मध्य भारत हो, उन जगहों पर बारिश सामान्य से ज्यादा है। कुल मिलाकर 106%, मतलब सामान्य से ज्यादा बारिश हुई। अब सचिन, एक और चीज है, इस बार जो सवाल पूछ रहे हो कि क्यों इतना ज्यादा जो है मानसून हो गया, जैसे उत्तराखंड में देखा हमने बादल फट गया, तो नहीं, पहले तो ये बताइए कि बादल फटना आखिर होता क्या है, मतलब लोगों को लगता है कि अरे बादल फट गया, कि क्या मतलब क्या वाकई में बादल फट जाता है और फिर सारा पानी आता है, मतलब एक्चुअली बादल फटना क्या होता है। अभी कुछ टाइम में ही काफी सारी घटनाएं हो गई हैं उत्तराखंड में। हाँ, जैसे क्लाउड बर्स्ट, जिसको अंग्रेजी में क्लाउड बर्स्ट बोलते हैं, हिंदी में बादल फटना। अब बादल फटना आम बोलचाल की भाषा है, जिसमें कहा है यानी कुछ कम समय के, 1 घंटे के अंदर अगर मान लेते हैं कि 10 सेंटीमीटर की बारिश हो गई, या 24 घंटे के अंदर आप मोटा मोटा मानो कि 24 सेंटीमीटर की बारिश हो गई, 20 या 20 सेंटीमीटर से ज्यादा की बारिश हो गई, और वो भी पहाड़ पर, तो उसको क्या बोलते हैं, क्लाउड बर्स्ट। अब एकदम से ज्यादा बारिश, हाँ, एकदम एक जगह पर। अब बारिश होती कैसे है, पहले तो ये समझना चाहिए। बारिश होने का तरीका क्या है कि जो हमेशा जो है इवेपोरेशन होता रहता है, यानी जो पानी है किसी भी तापमान पे उसमें भाप जनरेट होती है, आपकी आंखों को दिखे ना दिखे, वो चलता रहता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है समंदर का या और जगहों का, तो वो भाप जो है, नमी ऊपर उठती है।
अब मानसून एक ऐसा फिनोमेना है जो हवाओं को डायरेक्शन देता है। अब हवाएं क्या करती हैं, वहां से मॉइस्चर लेके आए, और यहाँ पर जो उस समय गर्मी का सीजन है, तो गर्मी के सीजन में क्या होगा, गर्म ज्यादा होगा, यानी सूरज की रोशनी ज्यादा होगी, और उससे क्या होगा कि नीचे का जो सरफेस है वो काफी गर्म होगी, तो ये क्या करेगी, हवा को ऊपर उठाएगी। साइंस में पढ़ाया गया कि गर्म हवा हल्की होती है, ऊपर जाएगी। तो जब ये ऊपर जाएगी तो उधर से क्या आएगी, जो दूसरी हवा है, ऐसा नहीं है ऊपर चली गई नीचे कुछ नहीं है, नीचे दूसरी हवा भागती है। कौन भागेगी, जो इससे ठंडी हवा वो नीचे रह जाएगी, नीचे वाली भागेगी। अब उस हवा की जगह आप मॉइस्चर वाली हवा, मॉइस्ट रख दीजिए, जिसको मानसून बोलते हैं। मानसून हवा का नाम है, बारिश का नाम नहीं है। ये भी हो सकता है कि आपके इलाके में बारिश ना हो रही हो और मौसम विभाग कह रहा हो मानसून आ गया। बहुत से लोग कहते हैं अरे मानसून आ गया, बारिश नहीं हो रही है। तो ये साइंटिफिक टर्म है, जब हवा की डायरेक्शन एक तरीके से मानसून के वाली डायरेक्शन हो। मानसून वाली डायरेक्शन क्या है, अरब सागर से नमी उठाए, पेनिसुला पार करे, और उसके बाद अरब यानी बंगाल की खाड़ी से वापस इधर आ जाए। तो हम लोगों के इलाके में उसको क्या बोलते हैं, पुरवैया, पूरब से चलने वाली हवा। पुरवैया चल रही है, पुरवैया का मतलब नमी है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से आ रही है, तो उस हवा के अंदर नमी होती है। अब क्या है, जब टेम्परेचर हुआ तो ये ऊपर उठेगा, ऊपर उठी तो ऊपर उठने पे क्या होगा, हवा की एक कैपेसिटी होती है, तो एक हवा के अंदर जितना मॉइस्चर वो होल्ड कर सकती है एक लेवल तक, मान लिया 2 किलोमीटर तक चली गई, उसके बाद क्या होगा, टेम्परेचर भी डाउन होता चला जाता है। एक टेम्परेचर के बाद वो क्या करेगी, जो मॉइस्ट वो यानी मॉइस्चर है अंदर, उसको क्या करेगी, वो उसको एकदम सीधा बूंद में तब्दील कर, बड़ी छोटी छोटी बूंदें बन जाती हैं, ड्रिजलिंग जिसको कहते हैं। हाँ, नहीं ड्रिजल नहीं बोलते हैं उसमें, जो हवा में वो छोटी छोटी बूंदें तैरती हैं, पता चला 2-2 4-4 मॉलिक्यूल मिल गए, फिर वो हवा के अंदर और भी चीजों, जैसे मान लिया डस्ट है और भी आयन है, उन पर वो एक तरीके से आपस में मिलने लगते हैं, जम जाते हैं, मिलने लगते हैं, तो बूंदे बूंदे मिल मिल के उनका साइज बढ़ जाता है। जब ये ऊपर पहुंच जाता है, उसके बाद वहां से बूंदे नीचे आनी शुरू हो जाती है। जब नीचे आनी शुरू हो जाती है, नीचे आने पे क्या होगा, बारिश हो गई। तो ये प्रक्रिया एक तरीके से हम कह सकते हैं जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, और कंटिन्यूअस हवाएं रहती हैं, और उसमें ब्रेक भी होता है। कई बार ऐसा होता है मानसून डिक्लेयर हो गया, उसके बाद बारिश नहीं हो रही। तो अब इस सिस्टम को बढ़ाने के लिए क्या क्या चीजें हैं, बढ़ाने के लिए चीजें हैं कि हवा जो पीछे से आ रही हो स्ट्रांग हो। दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि जो उसके अंदर बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम बनते हैं, जिसको कम दबाव के क्षेत्र कहते हैं, तो कम दबाव के क्षेत्र जितने ज्यादा बनेंगे उतनी ज्यादा बारिश होगी, तो वो कहीं ना कहीं मानसून को आगे ले जाते हैं। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है 4 महीने। इस बार की अगर हम बात करें, बहुत से लोग कह रहे हैं इस बार ज्यादा क्लाउड बर्स्ट हो रहा है, ये हो रहा है। हाँ, इस बार या पिछले कुछ सालों से अगर हम देखें तो अतिवृष्टि की जो घटनाएं हैं वो बढ़ गई, यानी अचानक बारिश, और वो भी कम समय में ज्यादा बारिश। जैसे इस बार के मानसून की बात करें तो राजस्थान से शुरुआत हुई भयानक बारिश की, सवाई माधोपुर और आसपास का इलाका, जोधपुर, फिर और जगहों की अगर हम बात कर लें, बूंदी में हुआ, और आसपास के इलाकों में भयानक बारिश हुई। ये स्थिति लगातार चलती रही। फिर उसके अलावा अगर हम देखें, फिर हिमालय में अगर हम बात करते हैं तो हिमालय में जो पहली घटना हुई वो हम कह सकते हैं हर्षिल वाली जो घटना, ठीक है, जो हम कह सकते हैं कि थराली में जो हुई, थराली में पूरा का पूरा कस्बा खत्म हो गया। आप सोचिए, अब बहुत से लोग कह रहे हैं कि इतनी ज्यादा ऐसी घटना थी, तो ये तो बड़ा, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो मानसून है इसकी बारिश तो हमेशा होती है, लेकिन ये घटनाएं इतनी ज्यादा इंटेंस क्यों हो गई, इतनी ज्यादा परेशानी क्यों दे रही? पहले क्या होता था, एक जो आपकी स्नो लाइन थी वो नीचे थी, यानी एक ऊंचाई जिसके ऊपर से ऊपर अगर बादल जाते हैं तो बर्फबारी होती है, उसको बोलते हैं स्नो लाइन। तो स्नो लाइन नीचे थी, मतलब 4000 4,500 मीटर। अब स्नो लाइन 5000 तक चली गई, मतलब कई इलाकों में उससे नीचे अगर होता है तो बारिश हो जाती है, वो बर्फ नहीं बनती, बर्फ नहीं। लेकिन पहले क्या होता था कि मान लिया 4 किलोमीटर से ज्यादा ऊंचाई है, तो अगर शुरुआत में हल्की फुल्की बूंदें गिरी, उसके बाद बर्फबारी शुरू हो जाती थी, तो ये स्थिति रहती थी। लेकिन अब स्नो लाइन अगर चली गई ऊपर, तो अब इसमें बेसिक फर्क आपको समझना पड़ेगा। बारिश अगर हाइट पे होगी तो क्या होगा, बर्फ का नेचर होता है अलग तरीके का। बर्फ क्या करती है, जब गिरती है तो चट्टानों के अंदर जाती है, दिन में पिघल गई, चट्टानों के अंदर चली गई, रात में फिर माइनस टेम्परेचर, तो क्या करेगी, चट्टान को
तोड़ देगी, क्योंकि जो बर्फ होता है उसका वॉल्यूम ज्यादा होता है, तो उसका जो प्रेशर होता है, हाइड्रोलिक प्रेशर समझ लीजिए, वो इतना तगड़ा होता है कि चट्टानों को दरका देता है अंदर से। तो कभी भी आप ग्लेशियल जोन में जाओगे तो आपको टेढ़े मेढ़े तिकोने पत्थर टाइप के मिलेंगे, गोल पत्थर नहीं मिलेंगे कभी भी। तो वो पूरा का पूरा ग्लेशियल जोन है। वहां से जो मलबा है वो नीचे अमूमन नहीं आता है, क्योंकि बर्फ के अंदर होता है। धीरे धीरे करके बर्फ पिघली, अगले सीजन में फिर आ गई और वो अपना उसमें कुछ हिस्सा नीचे आया, कुछ ऊपर रहा। अब क्या हुआ, वो पहाड़ एकदम खाली हो चुके हैं और वो जो मलबा है वहीं पर मौजूद है। और वहां पर बारिश होने लगी। बारिश की एक और खासियत होती है, तुरंत नीचे चल देती है। अब वहां उन पहाड़ों पर अगर आपने पहले से जंगल ही काट रखे हैं तो क्या होगा, रोकने वाला कोई है नहीं, शंकर जी की जटाएं है नहीं, तो वो क्या करेगा, तेजी से मलबा लेकर नीचे आएगा। खाली पानी आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता, मलबा लेकर कम समय में अगर वो ढेर सारा पानी आता है तो यहाँ थराली जैसी घटनाएं होंगी। तो थराली में हुआ। उसके बाद अगर हम देखें तो एक और जगह है धराली, वहां हुआ। तो चमोली में अभी हाल फिलहाल में देखें तो हम कह सकते हैं पूरा रियासी किश्तवाड़ की जो घटना है जम्मू में, और इन सब पूरे इलाकों में ये घटनाएं क्यों हुई, क्योंकि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था और दूसरा मानसून। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कमजोर था लेकिन इंटरेक्शन हो गया तो वो दोनों बहुत इंटेंस हो गए। इंटेंस होने का मतलब ये हुआ कि कम समय में ज्यादा बारिश। जम्मू में जैसी बारिश हुई, वाकई खतरनाक बारिश है, क्योंकि तवी इतना तेजी से चढ़ गई, पुल टूट गया, कई जगहों में घरों में पानी घुस गया। साथ ही साथ माता वैष्णो देवी के दरबार में भूस्खलन हुआ जिसमें काफी लोग मारे गए, कह सकते हैं 3 दर्जन से ज्यादा लोग मारे गए। तो ये घटनाएं कहीं ना कहीं दिखाती हैं कि मौसम अब खतरनाक हो रहा है, और खतरनाक होने के पीछे कौन इसमें जिम्मेदार है, इंसानी जिम्मेदार है। भाई पहाड़ों पर ये थोड़े होता था कि आप बरसात के महीने में जाकर यात्रा करेंगे, सबको पता था। या और इतने ज्यादा रेजिडेंस वहां पर बना देना या इतना ज्यादा कंस्ट्रक्शन हो जाना और पहाड़ों पर वनों को काटना, उसकी वजह से। अच्छा, दूसरा एक और सचिन हमें समझ में आता है, जब हम बात करते हैं मौसम की भविष्यवाणी की, मौसम विभाग ने एक तरीके से अलर्ट जारी किया हुआ था, तो मुझे समझ में नहीं आया कि वहां के प्रशासन ने क्यों वो यात्रा बंद नहीं की, क्योंकि श्राइन बोर्ड है, उसका काम है ये यात्री सुरक्षित रहे, तरीके से पहुंचे, कोई परेशानी ना हो, तो क्या उन लोगों ने जिम्मेदारी नहीं निभाई अपनी, ये बड़ा सवाल है। तो खैर क्योंकि समय पर अगर आप लोगों को अलर्ट कर दो, टाइम से एक्शन लेना चाहिए। आप 4 दिन पहले कह सकते थे कि नहीं अभी यात्रा बंद है, अब बंद की ना आपने, आपको उस टाइम पर बंद करना चाहिए था जब स्थितियां असामान्य होती, आप खोल देते। इसी तरीके की किश्तवाड़ वाली जो घटना हुई, वहां पर भी मेला लगा हुआ था और पानी आया, उसमें बहुत से लोग मारे गए, तो वो घटना हुई। तीसरी घटना की अगर हम बात करें, मनाली वाला इलाका, कुल्लू मनाली वाला इलाका, ब्यास नदी एकदम बहुत ज्यादा पानी, बारिश हुई, क्योंकि रोहतांग एक ऐसा बैरियर है, रोहतांग दर्रा, जिसके उस पार मानसून नहीं जाता है। उस पूरी वैली में जब हवाएं घुसती हैं तो पूरी बारिश होती है, और ब्यास जहां से निकलती है, रोहतांग दर्रे से निकलती है, ब्यास कुंड से निकलती है, और ब्यास नदी बहुत फ्यूरियस नदी मानी जाती है, मतलब उसमें कम समय में ज्यादा पानी आता है। उसकी जो सहायक नदियां हैं जैसे पिन पार्वती या पार्वती नदी जिसको बोलते हैं, इसके अलावा अगर देखें तो आसपास के जो पहाड़ हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, जहां पर बारिश होती है, सीधा उसी नदी में आती है। तो ब्यास जब चढ़ गई तो तब भी आपके पास अलर्ट नहीं है, आपने जो टूरिस्ट हैं उनको आगाह नहीं किया। आपको यात्रा रोकनी चाहिए, ये सरकार की जिम्मेदारी है। मणिमहेश की यात्रा जारी थी, आप सोचिए, मणिमहेश भरमौर के इलाके में पड़ता है, चंबा, और उस इलाके में रावी नदी है। रावी नदी उफान पे आई जबरदस्त तरीके से, आप सोचिए कितना बड़ा नुकसान हुआ, और उसकी वजह से बड़ी बाढ़, चाहे वो रावी हो या चिनाब की अगर हम बात करें, चिनाब में भी जबरदस्त तरीके का पानी रहा, और जिसकी वजह से पूरा का पूरा पंजाब, चाहे ब्यास हो, रावी हो या दूसरी नदियां हैं, सारी की सारी पंजाब में जो है गांव गांव में बाढ़ पहुंची। आप सोचिए कई डिस्ट्रिक्ट जो है किसानों की फसलें तबाह हुई, ये सारी चीजें। अब सवाल उठता है कि हुआ क्यों, कैसे हुआ, क्या ये घटनाएं बढ़ रही हैं? हाँ, ये घटनाएं पिछले कुछ सालों में बढ़ रही हैं। कई लोग इसको क्लाइमेट चेंज से जोड़कर देख रहे हैं। बहुत से चेंजेस हैं, जहां पर मान लिया 100 लोगों को होना चाहिए, वहां पर 500 लोग पहाड़ पर भार बढ़ा है,
तमाम तरीके की योजनाएं हैं। पता चला रोड आपने चौड़ी कर दी। अब रोड चौड़ी करने में पहाड़ काट दिया आपने, पहाड़ काट दिया, पेड़ काटे, तो उससे हुआ क्या? रोड तो चौड़ी करना अच्छा लगा कि आप बड़ी स्पीड में भागते हुए चले जाएंगे, लेकिन पहाड़ अपने को बैलेंस करेगा, क्योंकि आपने साइंटिफिक तरीके से नहीं काटा। आपने कहा हमें जरूरत है, आपने काट दिया, अपने सड़क के हिसाब से काट दिया। उसकी जो कटिंग होनी चाहिए साइंटिफिक तरीके से होनी चाहिए। आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसका कहां पर है पूरे पहाड़ का। अगर आप पहाड़ को अलग सोचोगे कि हाँ पहाड़ को मानो कोई इंसान है, उसकी नाभि है, अगर आप उसका एक हाथ काट दोगे तो बैलेंस करने के लिए तो इधर उधर चलेगा ना। तो वही स्थिति पहाड़ की होती है। पहाड़ में अगर आपने काट दिया, अनबैलेंस्ड मास हटेगा वहां से। और वो हटाने का तरीका क्या है? जब बारिश होगी तो वो सहयोगी बनती है, उसको हटाती रहती है, काट छाट करती रहती है। तो कई बार होता है लैंडस्लाइड जोन बना देते हैं। जैसे उत्तराखंड की बात करें, भटवाड़ी लैंडस्लाइड जोन है। इसी तरीके से उत्तरकाशी के पास की जो जगह है वारणावत, या उसका नाम में कुछ अलग हो सकता है, या और भी जगह है जोशीमठ के पास में, जहां पर हेलंग नाला है, हेलंग का जो जगह है वहां पर इस तरीके की चीजें हैं। तो ऐसी जगहों पर वो एकदम कंटिन्यूअस लैंडस्लाइड जोन बन जाती है। आप निकलोगे तो वहां पत्थर गिरेंगे ही गिरेंगे, बारिश होगी पत्थर गिरेंगे। तो ये सारी जगह मैन मेड है, ये कहा जा सकता है, क्योंकि आपने अपना सड़क चौड़ी करने के लिए काट दिया, पहाड़ अपने को बैलेंस कर रहा है। इसके अलावा कई जगह ऐसी हैं जहां पर आपको नहीं रहना चाहिए। अब जैसे जो हर्सिल वाली जो घटना थी, वहां पर क्या था? आप नदी के पेटे में बैठे हुए हो, ग्लेशियर जोन से कोई नदी आ रही है, और वहां से जब वो नदी नीचे आएगी तो क्या होगा? उसका स्पेस आप खा रहे हो, उस जगह पे बैठे हो। नदी बहुत दिनों तक नहीं आई है, लेकिन वापस आकर अपनी जगह ले लेती। आपने उसके इलाके में अपने घर बना लिया, हेलीपैड बना लिया, तो नदी का इलाका है, वो नदी उस लेवल तक जाती है, ये सबको पता है, लेकिन कब जाएगी ये नहीं पता है। तो यही स्थिति अलकनंदा की है। अलकनंदा जो है बड़ी फ्यूरियस नदी मानी जाती है, अचानक उसमें पानी घटता बढ़ता रहता है। केदारनाथ की घटना से हमने कोई सबक नहीं लिया, केदारनाथ में जो हुआ उससे भी हमने सबक नहीं लिया। लेह लद्दाख में जो 2010 में घटना हुई थी, क्लाउड बस्ट हुआ था, उससे भी सबक नहीं लिया हमने। तो इसी नोट पर सिद्धार्थ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस बातचीत को यहीं विराम देते हैं, और हम ये आशा करते हैं कि लोगों को बहुत अच्छी आपने जानकारी दी, उनको बड़ा अच्छा लगा होगा। मौसम हमारा ध्यान रखता है, हमें भी अपने तंत्र का, अपने देश का, सब अपने इसका ध्यान रखना चाहिए।